आजकल जहां भी देखो सब बंगाल इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। टीवी पर बंगाल, न्यूज़पेपर पर बंगाल, सोशल मीडिया पर बंगाल। I have not seen this type of election commission. He's very arrogant. हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। ममता बनर्जी डर गई है। Days the number. बंगाल में भले ही बीजेपी को इस साल दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन वहां वो एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है। कल वहां वो जीरो था, आज विपक्षी पार्टी है, कल सत्ता भी हाथ में आ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ एक और प्रदेश है जहां चुनाव जल्द होने वाले हैं, जहां नफरत की राजनीति एक अलग लेवल पर चल रही है, और वो प्रदेश है आसाम। वही आसाम जहां बिहू के रंग में पूरा राज्य एक हो जाता है, चाहे कोई किसी कम्युनिटी से हो, कोई भाषा बोलता हो। वही आसाम जहां लोगों में अहोमिया होने का अत्यंत गर्व है। अपनी मिट्टी, अपनी भाषा, अपनी पहचान बचाने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है, कितनी तकलीफें झेली हैं आसाम के लोगों ने। आप और हम ये बात शायद समझ भी ना पाए, लेकिन आज उसी आसाम में डर और नफरत का इंजेक्शन रोज लगाया जा रहा है। पूरे राज्य को फिर से एक बार विभाजित करने की कोशिश हो रही है। वजह वही जो अंग्रेजी हुकूमत करती थी, जिस वजह से डिवाइड एंड रूल। मार्च और अप्रैल के महीने में आसाम में चुनाव होने वाले हैं, और आज जो भी आसाम में चल रहा है वो किसी भी देशभक्त के लिए चिंताजनक है। जो लोग हमारे देश की डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलरिज्म के भविष्य के बारे में सोचते हैं, उन्हें चिंता हो रही है आसाम को देखकर। जिस नफरत की लेबोरेटरी को चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बखूबी चलाया, अब लगता है वो लेबोरेटरी शिफ्ट होकर यूपी के रास्ते आसाम आ पहुंची है। और यह ज्यादा जहरीला और शायद ज्यादा राजनीतिक तौर पर इफेक्टिव भी बन गया है। समझाता हूं कैसे। कम से कम एक पार्टी के लिए यह लाभदायक साबित हो रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा आपको बोलेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने कार्यकाल में। पिछले 5 सालों में एज चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम राज्य में ताबड़तोड़ विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ा है, गवर्नेंस सही रहा है, और बहुत से स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल बनाए गए हैं। तो स्वाभाविक है कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि आने वाले इलेक्शन कैंपेन में यही सारे काम दर्शाए जाएंगे, राइट? कि देखो भाई, बहुत सारे स्कूल खुले हैं, ये देखिए स्कूल, हजारों लाखों किलोमीटर के रास्ते बने हैं, जॉब्स क्रिएट हुए हैं, इंडस्ट्रीज नहीं लग रही हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है हमारे प्रदेश में। अब कॉन्फिडेंट और ईमानदार नेता तो यही काम करता, लेकिन हमारे हेमंत दा हिंदू समाज को 24 घंटे बस एक ही बात बता रहे हैं कि भैया मियां से बचना है तो वोट हमें देना है। रिक्शा चलाने वाले गरीब मियां को 5 नहीं 4 रुपए ही दियो। যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি। अपने मुंह से खुद ही कह रहे हैं कि उनका काम यह है कि मियां की जिंदगी और मुश्किल बनाना, और ऐसी सोसाइटी बनाना जहां मियां लोगों को ना कोई जमीन देगा, ना उनके रिक्शा पर कोई सवारी करेगा, ना उनके ठेले से कोई सामान खरीदेगा। किसी भी वर्किंग डेमोक्रेसी में इसे हेट स्पीच के रूप में देखा जाता, और उस नेता का पॉलिटिकल करियर वहीं खत्म हो जाता, ध्वस्त हो जाता। लेकिन यह नया भारत है, यहां नफरत और चिंटू छाप चिंटूगिरी करने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। गुजरात दंगों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बगल में बैठा ये मुस्कुराता हुआ शख्स, इसने कम्युनल पॉलिटिक्स का नया अध्याय लिखा हमारे देश में। सेक्युलरिज्म पर वार और हिंदुत्व पर जोर देकर, अच्छे दिन का सपना दिखाकर चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कुर्सी तक आ पहुंचे। आज करीबन 25 साल बाद चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक और घिनौना अध्याय लिख रहे हैं हमारे देश के कम्युनल पॉलिटिक्स की किताब में, जहां मुसलमानों को अब सरेआम मारना भी कबूल हो चुका है। 7 फरवरी को बीजेपी आसाम के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया जाता है। 18 सेकंड का यह वीडियो अब डिलीट हो चुका है। इसमें हेमंत बिस्वा दिखाए जाते हैं कि कैसे वो बंदूक ताने हुए हैं और फायर कर रहे हैं। टारगेट पर कौन? ना भूखमरी और गरीबी नहीं, टारगेट पर है दाढ़ी और सफेद टोपी पहने लोग। जो किस कम्युनिटी से है वो बताने की जरूरत किसी को पड़ नहीं रही है। नाजी जर्मनी में ऐसा जरूर हुआ करता था, जब हिटलर के सीनियर अफसर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में वहां के गार्ड्स एक समुदाय के लोगों को अपने आनंद के लिए गोली मारा करते थे। 75 सालों के अंदर अंदर भारत में जेनोसाइड का यह मंजर अब हमें फिर से होता दिख रहा है। अब अगर हमारे देश में जुडिशियल प्रॉपर्टी होता, मीडिया इंडिपेंडेंस होती, सिविक सेंस होता,
तो इस छपरीपना के लिए बीजेपी असम के सारे आईटी कुली और हेमंत को सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग करना पड़ता। इलेक्शन कमीशन उन्हें इस इलेक्शन में लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर देते, क्योंकि ऐसे एड्स को टेक्स्ट बुक कॉल ऑफ जेनोसाइड बोला जाता है। सभ्य समाज में तो कम से कम ऐसा ही बोला जाता है। लेकिन भाई ये काम पहले मोदी ने किया था, अब हेमंत कर रहे हैं। ये एक फॉर्मूला है जिसे रिपीट किया जा रहा है। नफरत को जितना हो सके लोगों के दिमाग में ठूस दो, और जब कोई गलती से बोलने लगे कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, ये कैसी फकीरी चल रही है, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म का अपमान है, ये देश का अपमान है, तब अगर लग रहा है कि रिबाउंड हो रहा है, बैकफायर हो रहा है, तो जल्दी से उस मामले को, उस ट्वीट को डिलीट कर दो और सबके सामने बोलो हमें तो कुछ पता ही नहीं है। That video is not posted from my account. That video has been posted by from some other account. So I do not owe any explanation on that. हेमंत बिस्वा अब न्यूज चैनल्स पर जाकर चीख चीख कर कह रहे हैं कि उन्हें तो इस जेनोसाइड मीम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। 2 दिन पहले इसी मीम को लेकर चौड़ में खड़े हुए थे, बोल रहे थे मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूं। कहाँ केस दिया है भाई? चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। जब दिखा कि नफरत का यह फॉर्मूला बैकफायर कर रहा है, तो यह भी कह दिया कि मैं मुसलमानों के खिलाफ थोड़ा ही ना, मैं उनका विपक्ष नहीं करता हूं। मियां तो मुसलमानों के खिलाफ शब्द ही नहीं है, वो तो सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों को टारगेट करने के लिए उन्हें मियां बोला जाता है। वोकैबुलरी बहुत कम है ना, बांग्लादेशी इमिग्रेंट बहुत लंबा शब्द हो जाता है ना, तो मियां बोल दो। उफ, सो इनोसेंट बेबी, गोलू मोलू। ये तो वही बात हो गई कि मैं सारे नेतागण को दलाल बोलना कल से शुरू कर दूं, सबूत हो ना हो मेरे पास। हाँ, अरे नेतागण दलाल होते हैं, बहुत सारे दलाल होते हैं, लेकिन मैं उसे ऐसे जनरलाइज थोड़ी ना कर सकता हूं। मैं तो कल जेल में चले जाऊंगा अगर ऐसे सबको हेलो मिस्टर दलाल बोलना शुरू कर दूं। असदुद्दीन ओवैसी और कई और इंडिविजुअल्स ने फिर सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल कर दी कि हेमंत के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो मुसलमानों के खिलाफ क्लियरली वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं, उन पर गोलियां चलाने के वीडियोस रिलीज हो रहे हैं, और मांग की भैया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कम से कम डेमोक्रेसी में तो यह उम्मीद की जा सकती है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भी हेमंत पर मुस्लिम्स के अगेंस्ट जेनोसाइड भड़काने का आरोप लगा दिया। उधर अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ने भी हेमंत का जहर इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने रख दिया कि यह चल रहा है हमारे भारत देश में। किसी भी भाषण में कोई पॉलिटिक्स के बारे में डिबेट आप नहीं देखोगे, कोई इकोनॉमिक रोड मैप के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं देखोगे, डेवलपमेंट के प्लान के बारे में नहीं सुनोगे, कैसे वहां के यूथ को जॉब दिलाना है, कैसे आसाम में इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है, कैसे टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इन्हें बस एक काम आता है, नफरत और डिविसिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा दो। अब सवाल यह आता है कि आखिर हेमंत बिस्वा जो 2015 में भारत के सबसे ईमानदार नेता बनकर अरे एडिटर तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? ईमानदार नेता बनकर ही तो सामने आए। उसी साल तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन से धुलकर एकदम टाइट के सफेदी के साथ वो सामने आए। हाँ, तो ईमानदार क्यों नहीं होंगे? अब इस ईमानदार जो इंसान है, अगर सच्ची में उन्होंने इतना अच्छा काम किया होता पिछले 5 सालों में, जैसे रोजगार बढ़ाना, नौकरियां देना, तो ये नंबर्स कहां हैं? हमें क्यों नहीं दिखते? क्योंकि जो नंबर हम देख पा रहे हैं उसमें तो हमें यह दिखता है कि 10% आसाम की जनता अभी अनएम्प्लॉयड है, और ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, अनऑफिशियल तो आप भी जानते हो। इस महंगाई के दौर में टी वर्कर्स के वेजेस इतने कम क्यों हैं? 250 रुपए प्रतिदिन से कैसे कोई परिवार 2 वक्त की रोटी भी ला पाएगा? अगर एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ है तो रिजल्ट्स कहां हैं? स्कूल ड्रॉपआउट्स नेशनल एवरेज से ज्यादा कैसे दिख रहे हैं? सरकार क्या कदम उठा रही है इसे रोकने के लिए? कितने और साल चाहिए भैया आपको नेहरू की गलतियां सुधारने के लिए? आप बता दो, 2047 तक इंतजार करें क्या? अगर सरकारी काम इतना जोरों शोरों से चल रहा था तो करप्शन के आरोप इतने बढ़ क्यों गए हैं? गौरव गोगोई जो सवाल उठा रहे हैं हेमंत बिस्वा के धन और दौलत पर, फैमिली वेल्थ पर, उसके जवाब हमें साफ साफ क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसके पीछे 2 ही वजह हो सकती है। नंबर 1, या तो काम नहीं हुआ है, या तो नंबर 2 कि जो भी काम हुआ है वो इतना फुस हुआ है कि उसे ज्यादा शोकेस नहीं किया जा पा रहा है। तो जब आपको लगे कि आपके किए गए काम से इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? अपनी नाकामियों को स्वीकारोगे, पब्लिक के सामने माफी मांगोगे, एक और चांस के लिए भीख मांगोगे? अरे कोई नेता ऐसा करता है भला? नए भारत में जब सरकार को लगता है कि भाई कुछ खास काम तो हुआ नहीं है, मुंह दिखाने लायक है नहीं, तो वो बिल्कुल अलग सी एक जंग छेड़ देती है। ये लड़ाई होती है पहचान की, हम और वो, अस वर्सेस देम। ये खेल छेड़ दिया जाता है और लोग एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, लड़ने लगते हैं और सरकार से सवाल पूछना बंद हो जाता है। ये राजनीति की किताब में सबसे पुरानी सी चाल है। जॉब्स, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम
सिस्टम को इंप्रूव करने से। अरे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये सब छोड़ो, है जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। लोग सदियों से इस चाल में फंसते भी आए हैं, बेवकूफ बनते आए हैं, हर दिन आपको इसका सबूत भी मिल जाएगा। 500 का पेट्रोल हो जाएगा, 600 का डीजल हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। लेकिन लोग सरकार से यह सवाल नहीं करेंगे कि एक छोटी सी बीमारी के इलाज करवाने के लिए प्राइवेट डॉक्टर के पास मोटी फी उन्हें क्यों देना पड़ता है। अपने शहर में अच्छे हॉस्पिटल ना होने की वजह से दूसरे शहर जाते जाते जितना टाइम लगता है उसमें कितने लोग अपना दम तोड़ देते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग अपने शहर में एक बेहतर हॉस्पिटल की मांग नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो सवाल पूछना, मांग करना भूल गए हैं। अब इन सारी बातों से एक बात तो बाय द वे क्लियर है, ये तो मैं भी क्लियर करूंगा कि हेमंत कोई बेवकूफ तो नहीं है, वो अत्यंत चतुर, चालाक और रझा हुआ नेता है। उनको पता है कि आसाम की राजनीति में अगर वो हिंदू समाज को डरा धमकाने में सफल हो जाते हैं तो फिर उन्हें जॉब्स की बात नहीं करनी पड़ेगी, अस्पताल की बात नहीं करनी पड़ेगी, टी वर्कर्स के क्राइसिस के बात नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अचंभे की बात तो यह भी है, कम से कम कांग्रेस का तो यही दावा है कि हेमंत खुद दीवान मोहम्मद साइदुर रहमान, जो कि ढाका में हेड हैं चिश्तिया साइदा दरबार में, ये इनके डेवोटी माने भक्त रह चुके हैं। जब वो कांग्रेस से रिजाइन कर चुके थे और अपनी राजनीति के करियर का अगला स्टेप सोच रहे थे, उसको लेकर चिंता कर रहे थे कि वो बीजेपी ज्वाइन करे या ना करे, तो ये भाई साहब दीवान मोहम्मद से मिलने गए, उनकी राय, उनकी ब्लेसिंग लेने गए, दुआ लेने गए और मशवरा किया। और हेमंत तो उसी बांग्लादेशी पीर बाबा की राय मानकर बीजेपी ज्वाइन करते हैं। पवन खेरा ने ट्वीट करके यही दावा किया है, अभी तक डिनायल तो हमने नहीं देखा है। तो ये कोई धर्म की बात नहीं है, अगर डिनायल आ भी जाए कल, ये बात तो क्लियर है कि आप पार्टी चेंज कर लीजिए, आप अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर लीजिए, बात धर्म का नहीं है। यहां बात सिर्फ सत्ता का खेल है, पावर का खेल है, और यह हमें और आपको समझना होगा। पिछले साल मई के महीने में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत ही संगीन आरोप लगाए कांग्रेस के गौरव गोगोई पर, जो आसाम में कांग्रेस के चेहरा बनकर इलेक्शन में उतर रहे थे। हेमंत का आरोप था कि 2013 में गोगोई पाकिस्तान गए थे आईएसआई के इनविटेशन पर। या खुदा, ये सब क्या हो रहा है? हेमंत को गौरव गोगोई से खासा दिक्कत भी है, ये पुरानी रंजिश भी रही थी, दोनों एक ही पार्टी में थे। और क्योंकि गौरव गोगोई पूर्व आसाम मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं, वो तरुण गोगोई जो 15 साल से आसाम के मुख्यमंत्री रह चुके थे एक टाइम पर, और उनकी अभी भी बहुत मान्यता है उस प्रदेश में, और गौरव गोगोई हेमंत के री-इलेक्शन में अड़चन तो जरूर डाल सकते हैं। अब हेमंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि गोगोई और उसके पूरे परिवार की छानबीन होगी, और 10 सितंबर 2025 10 सितंबर को ऐसे खुलासे किए जाएंगे कि गौरव गोगोई का खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। उधर गौरव गोगोई ने भी हेमंत को चैलेंज किया कि अरे एसआईटी बैठा रहे हो तो एक और बैठाओ और उसमें पता करो कि तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टीज है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाय द वे, हेमंत बिस्वा पर बार बार करप्शन के इल्जाम लगाए गए हैं और कई पार्टी और कई लोगों ने यह इल्जाम लगाया है। खैर, एसआईटी बनती है नहीं, हेमंत के खिलाफ नहीं, गौरव गोगोई के खिलाफ बनती है। उनके पाकिस्तान विजिट को डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया जाता है और 10 सितंबर को रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ असम को सबमिट भी अपेरेंटली की जाती है। लेकिन वो रिपोर्ट सीएम हाउस में पड़ी रहती है, महीनों तक पड़ी रहती है। अरे हेमंत दा इतने बिजी इंसान है, देश के दुश्मन पाकिस्तान जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आईएसआई लिंक निकल रहा है, रिपोर्ट सबमिट हो रहा है, लेकिन वो विकास के कार्य में इतने ज्यादा विलीन थे कि उस संगीन आरोप की रिपोर्ट को वो देख नहीं पाए। अब इलेक्शन से थोड़ा पास 8 फरवरी को एसआईटी के रिपोर्ट को पब्लिक किया जाता है, जिसमें आरोप यह लगाया जाता है कि एलिजाबेथ कोलबर्न, गोगोई की पत्नी, 2014 में एक 45 पेज कॉन्फिडेंशियल आईबी रिपोर्ट ईमेल करती है पाकिस्तान थिंक टैंक लीड पाकिस्तान के सीईओ अली शेख को। और यह कहा जाता है कि यह तो फाइंडिंग सिर्फ 10% है, बाकी 90% अभी भी कंस्पिरेसी का जो हिस्सा है वो अभी बाकी है। एक कमाल का खुलासा हो रहा है यहां, है नेशन के अगेंस्ट लोग काम कर रहे हैं, आईएसआई लिंक निकल रहा है, लेकिन आप हमें सिर्फ 10% बता रहे हो, 90% इलेक्शन के बाद बताओगे क्या? हेमंत का पूरा अटैक गोगोई की पत्नी पर था कि उसे पाकिस्तान लिंक्ड फर्म से सैलरी मिलती आई है इंडिया वापस आने के बाद भी। इसी के साथ जो दूसरा एलिगेशन है, जब गोगोई एमपी नहीं थे 2013 में, वो पाकिस्तान गए थे 10 दिनों के लिए। उसके बाद जब वो लोकसभा एमपी बने तो 2014 में अपने पहले टर्म के दौरान उन्होंने मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, यूरेनियम रिजर्व जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर सवाल उठाए थे। हेमंत पूछ रहा है कि एमपी सवाल क्यों पूछ रहा है? गोगोई पाकिस्तान में किस लिए गए,
क्यों इसका वीजा जो कि सिर्फ लाहौर के लिए अप्रूव था, पाकिस्तान पहुंचते ही इस्लामाबाद और कराची के लिए भी उन्हें अप्रूवल मिल गया? सवाल कई पूछे गए, लेकिन सबूत और वो जो तूफानी खुलासा था जिससे गोगोई का करियर खत्म हो जाता, सब ध्वस्त हो जाता, वो हमें देखने को नहीं मिला। और अब कुछ ना मिलने के बाद वो केस को यूनियन मिनिस्ट्री को रेफर कर रहे हैं, कह रहे नहीं, इंफॉर्मेशन है, लेकिन अब एनआईए और सीबीआई नेशनल लेवल पर प्रोब इसके बारे में करेगी। वैसे बाद में गौरव गोगोई ने क्लैरिफाई किया कि उसकी वाइफ एक इंटरनेशनल फर्म के लिए काम करती है, नॉट पाकिस्तानी फर्म, और वो वर्क रिलेटेड पर्पस से पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान तो वैसे हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे। गौरव गोगोई ने हेमंत के खुलासों को सुपर फ्लॉप कहा और बोला कि सीएम को खुद शर्मिंदा होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट उनके पास 6 महीनों तक पड़ी रही, वो बाहर पब्लिश और साझा क्यों नहीं की गई? उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस इतने दिनों तक क्यों नहीं आ पाया? और अगर सीरियस फाइंडिंग होती या नेशनल सिक्योरिटी जैसा थ्रेट होता, पाकिस्तान आईएसआई में सच में कोई कनेक्शन निकलता, तो वो पहले कोई एक्शन ना लेते। वो 6 महीनों तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? गोगोई ने पलटवार करते हुए कहा कि एसआईटी प्रोब तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था, एक बहाना था। फैक्ट तो यह है कि कांग्रेस के पास इंफॉर्मेशन है कि हेमंत और उसकी फैमिली के पास 4000 एकड़ जमीन उनके कनेक्टेड नाम निकले हैं। इन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड में कब्जा किया पहले, फिर बाद में उसे इंडस्ट्रियल लैंड में चेंज कर दिया, वैल्यू अपने आप बढ़ गई। और यह भी दावा किया गया है, गोगोई ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन सारे जमीनों पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और अगर यह बात सच निकलती है तो यह जो लैंड निकलता है इसको गरीब और बेघर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कांग्रेस का यह आरोप है कि सीएम हेमंत बिस्वा एक सेल्फ स्टाइल्ड राजा बन गए हैं जो आसाम में बस अपनी चला रहे हैं। गवर्नमेंट फुल फॉर्म में भ्रष्टाचार कर रही है। आसाम में बड़े पैमानों में जमीन का कब्जा किया जा रहा है, अदानी अंबानी को बेचा जा रहा है। इस भ्रष्टाचार के आरोप के बदले में 10 फरवरी को हेमंत ने 500 करोड़ का डेफेमेशन लॉसूट फाइल कर दिया है जितेंद्र सिंह, गौरव गोगोई और भूपेंद्र भागेल के ऊपर। हेमंत बिस्वा पर सवाल तो बहुत खड़े किए गए हैं, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी भारी बहुमत से आसाम में इस बार भी वापस आएगी, और इसका एक कारण विपक्ष की खस्ता हालत भी है। बिहार में विपक्ष पूरी तरीके से एक साथ काम नहीं कर पाई। चुनाव के समय ऑब्वियसली समीकरण जो था एनडीए के हाथ में चली गई, बहुत बड़े पैमाने पर चली गई। क्या विपक्ष आसाम में भी वही गलती दोहरा रही है? जहां बीजेपी और उनके एलाइज ने पहले से ही कौन कितने सीट्स पर चुनाव लड़ेगा उस पर डिसीजन लेना, डिस्कशन करना शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ तालमेल बैठाने की अभी तो कोशिश कर रही है। अभी तक रिपोर्ट्स की माने तो आसाम में 126 विधानसभा सीट्स में कांग्रेस 100 सीटों पर लड़ना चाहती है। तो बाकी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं जैसे एजीपी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल, उनके लिए सब कुछ मिलाकर सिर्फ 26 सीट्स ही रह जाती हैं। जाहिर सी बात है कि रीजनल पार्टीज इससे ज्यादा खुश नहीं है। और वहीं बहरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है एआईयूडीएफ, जो आसाम की 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, उसे ना तो कांग्रेस से सपोर्ट मिला है और वो बीजेपी के साथ तो ऑब्वियसली एलाई नहीं करेगी। और एआईडीयूएफ की इंडिपेंडेंट चुनाव में आने से जो माइनॉरिटी वोट्स हैं उसका कटना तो तय है, और हमेशा से बीजेपी को ही इससे मदद मिलती है। उसके ऊपर एआईएमआईएम भी फील्ड में आएगी तो और भी वोट कटने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी अपने 10 साल सत्ता में रहने के बाद कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पॉइंट यह है कि विपक्ष से एक्सप्लॉइट कर सकती है या नहीं। सबसे पहले टी गार्डन वर्कर्स, जो बीजेपी का अपना वोट बेस माना जाता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाने में बहुत बड़ा हाथ दिया है, मदद की है। लेकिन आज वही लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आए, ये कैसे अच्छे दिन हैं? और प्रोटेस्ट करना उनका जायज है, क्योंकि आज के डेट में 2026 में 250 रुपए प्रति दिन उन्हें मिल रहा है एज दिहाड़ी, एज सैलरी। और ये रकम वो चाहते हैं बढ़कर 551 रुपीस की जाए, क्योंकि 250 आखिर आज के टाइम में है ही क्या। एक परिवार एक मुश्किल से एक टाइम का खाना निकाल पाएगी उसमें से। दूसरा बड़ा मुद्दा शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। 6 कम्युनिटीज, अहोम, मोरान, मोतक, चूतिया, कुछ राजवंशी और आदिवासी, इनको बीजेपी ने शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस प्रॉमिस किया था 2014 में। यह आसाम की टोटल पॉपुलेशन की करीबन 30% का हिस्सा बनाते हैं। आप हमें वोट दो, हम आपको एससी स्टेटस देंगे, रिजर्वेशन मिलेगा, रोजगार मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन पावर में 10 साल रहने के बावजूद यह वायदा पूरा ना हो पाया। 15 लाख रुपए की तरह यह भी एक जुमला ही रह गया। तीसरा बड़ा इशू करप्शन। राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को भारत का सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर बताया है। अरे एडिटर, क्या कर रहे हो यार? ये कौन सा क्लिप लगा रहे हो? ये वाला तो हेडलाइन वो बोल रहा है जहां अमित शाह बोल रहे हैं कि हेमंत बिस्वा के खिलाफ जितने सारे चार्जेस हैं उनकी छानबीन होगी। ये वॉशिंग मशीन में जाने से पहले वाले हेडलाइंस हैं, इनको भूल जाओ। वो हेडलाइंस अब रद्द हो चुके हैं, धुल गए हैं।
लेकिन अब इन्हें सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। बीजेपी में ज्वाइन करने से पहले की हिस्ट्री थोड़ी देखनी पड़ेगी। ऐसे ही नॉर्मल नेता नहीं है, काफी पहुंची हुई चीज है हमारे हेमंत दा। इनका नाम एक्सटॉर्शन, मर्डर, आर्म्स एक्ट, 2 टाडा केसेस में भी शामिल है। 2015 में वॉशिंग मशीन में धुलने से पहले मल्टी करोड़ लुइस बर्जर स्कैम में वो एक प्राइम सस्पेक्ट थे। जुलाई 2015 में न्यू जर्सी बेस्ड कंपनी लुइस बर्जर इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेटेड ने यूएस कोर्ट को बताया कि उसने गुवाहाटी के वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को करीबन $10 लाख की ब्राइब दी थी। इस केस में हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी आया क्योंकि उस समय वो गुवाहाटी डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ऑफ चार्ज थे। पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि 2011 में जीडीएमए ऑफिस से प्रोजेक्ट से जुड़ी, ये जो कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है उससे जुड़ी कम से कम 7 इंपॉर्टेंट फाइल्स ही गायब हो गई, जो कि कभी रिकवर नहीं की गई। फाइल्स की बिना कोर्ट भी क्या कर पाती। शारदा स्कैम में भी इनका नाम सामने आया था। स्कैम के मास्टरमाइंड और चेयरमैन सुदीप्तो सेन अपनी फेमस 18 पेज कन्फेशनल लेटर में लिखते हैं, पेज नंबर 11 में लिखते हैं कि हेमंत ने उनसे पिछले 6 महीनों में 3 करोड़ से ज्यादा पैसे इन कैश लिए थे, नॉट यूपीआई, इन कैश। 1991 में हेमंत रंगे हाथ पकड़े गए 10 लाख रुपए ब्राइब लेते हुए उस समय के बैंड आउटफिट से। मैंने डीलिंग देखिए कहां कहां तक हो रही है। मार्च 1991 में उन पर टाडा के केसेस लगे और 15 दिनों के लिए उन्हें पुलिस ने अपनी कस्टडी में भी लिया था। लेकिन सच तो यही है कि ये सारी चीजें तो आज के देश में सीएम पीएम बनने के लिए क्वालिफिकेशन बन गई है। ये सब ना किया तो फिर पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हो। आसाम के वोटर्स के सामने एक मुश्किल चुनौती है, ये बात मैं मानता हूं। एक तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी जो लोगों का विश्वास जीतने के लिए बहुत कुछ कर सकती थी लेकिन किया नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी जो आसाम को एक हेट लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल कर रही है, बांग्लादेशियों का डर लोगों के दिमाग में बैठा रही है। जबकि सच तो यह है कि दिल्ली में बैठी बीजेपी सरकार के आने के बाद बांग्लादेश वापस लोगों को भेजना बहुत कम हो गया है। यूपीए सरकार और ज्यादा अच्छा काम कर रही थी घर वापसी करवाने में। विपक्ष तो बटा है, विपक्ष लाचार है, विपक्ष अनऑर्गेनाइज्ड है, यह बात हमें पता है। लेकिन अगर बीजेपी इतने नफरत भरे कैंपेन जिसमें मुसलमानों को गोली तक मारने की बात कह दी गई है, उसके बाद भी भारी मतों से वो इलेक्शन जीतता है, तो यही फॉर्मूला आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में भी देखा जाएगा। क्योंकि याद रखिए, सरकार के पास बेचने के लिए और ज्यादा कुछ बाकी नहीं रहा है, इसीलिए डर ही बेचा जाएगा। अगर बीजेपी नहीं जीतती है या बहुत स्लेंडर मार्जिन से जीतती है तो शायद उसे यह बात समझ में आएगा, उसको यह संकेत मिलेगा कि नफरत की राजनीति की भी कोई सीमा होती है। कुछ ही दिन में आसाम फैसला करेगा कि हम उसको कैसे रिफर करेंगे। ब्रह्मपुत्र का आसाम, बिहू का आसाम, चाय के बागानों वाला आसाम, काजीरंगा का अमेजिंग आसाम, या फिर हम आसाम को याद करेंगे एज अ लेबोरेटरी जहां मियां मुस्लिम घुसपैठी मदरसा की राजनीति ही बस चलती हो। अब देखो भाई, नफरत की यह राजनीति अगर जीत जाती है तो नेता टाइप लोग और उनके बच्चों को तो कोई इंपैक्ट ना पड़ने वाला है, वो तो विदेश सेटल हो जाएंगे। फर्क पड़ेगा आपको, मुझको और हमारे बच्चों को। तो इसके बारे में हमें अब सोचना पड़ेगा और यह सोचकर वोट देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले आसाम की इलेक्शन, मैं बता रहा हूं, बंगाल से ज्यादा आसाम की इलेक्शन डिसाइड करेगी फिर फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या होगी और कितनी ज्यादा और हेट और नफरत की इंजेक्शन इस देश में लगाई जा सकती है।